अध्याय 58 आत्मा विकास पाताल लोक सर्प राजा। आगे के दिनों में चूबाई काफी आराम से था। वैसे भी उसे अपनी आत्मिक शक्ति की साधना करने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो हर दिन निंग रोंगरोंग और अन्य लोगों को अनिच्छुक भावों के साथ ईश्वर के क्षेत्र से निकलते देखता था, जो उसके लिए एक बड़ा मनोरंजन था। और स्वाभाविक रूप से चूबाई की डायरी बिना किसी कारण के अपडेट होना बंद हो गई। चूबाई की वफादार पाठक कियान रेंग शिव पहले ही चूबाई को उसकी पीठ पीछे सैकड़ों बार कोस चुकी थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में चूबाई द्वारा गठित नई आत्मा हॉल टीम की शक्ति में काफी सुधार हुआ था। हु, लीना, जियू और यान सभी ने ईश्वर के क्षेत्र की मदद से आत्मा राजा क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और बीबी डोंग की सहायता से उन सभी ने अपनी 5वीं आत्मा अंगूठी प्राप्त की। दूसरी ओर ज़ुज़ुकिंग की साधना लगातार आगे बढ़ रही थी, 2 महान अमर जड़ी बूटियों के सेवन के साथ, जिससे धीरे धीरे उसकी काया में सुधार हो रहा था। उसकी साधना की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। निंग रोंगरोंग ने भी सफलतापूर्वक रैंक 40 तक पहुंच बनाई और चूबाई की मदद से अपनी चौथी स्पिरिट रिंग हासिल की। स्वाभाविक रूप से आयु सीमा 10,000 साल की स्पिरिट रिंग थी, जो अभी अभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंची थी। पिछले किलुआ ट्यूलिप के अलावा चूबाई ने निंग रोंगरोंग को उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार के लिए एक और अमर जड़ी बूटी भी दी। यह अमर जड़ी बूटी केवल सहायक उद्देश्यों के लिए थी और इससे निंग रोंगरोंग की स्पिरिट पावर रैंक में कोई वृद्धि नहीं हुई। हालांकि दीर्घकालिक लाभों को देखते हुए ये निश्चित रूप से निंग रोंगरोंग के लिए एक बहुत बड़ा लाभ था। अंत में डुगुयान था, जिसके परिवर्तनों ने चूबाई को और भी ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अमर जड़ी बूटी के सेवन से न केवल डुगुयान की आत्मिक शक्ति बढ़कर 49वें रैंक पर पहुंच गई थी, बल्कि डुगुयान की आत्मा में एक विशेष विकास भी हुआ था, जो मूल जेड फॉस्फर सर्प से पाताल लोक सर्प सम्राट नामक आत्मा में परिवर्तित हो गई थी। डुगुबो स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा हैरान था, क्योंकि पाताल लोक सर्प सम्राट आत्मा की गुणवत्ता ने उसके जेड फॉस्फर सर्प सम्राट को पूरी तरह से दबा दिया था। इससे ये स्पष्ट था कि डुगुयान की नई पाताल लोक सर्प सम्राट आत्मा निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय आत्मा मानी जा सकती है। हे संत, क्या आपने नहीं कहा था कि आप उन अमर जड़ी बूटियों को फिर से खेती कर सकते हैं, फिर वही जो आपने यान को पिछली बार दी थी? डुगुबो के चापलूसी भरे अंदाज को देखकर चूबाई असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी मान गया। आखिरकार डुगुबो की ताकत में बढ़ोतरी उसके लिए भी फायदेमंद थी। लगता है तुम सब सुधर गए हो। अब समय आ गया है कि हम स्वर्गडू साम्राज्य जाएं और उन श्रेक लोगों को सबक सिखाएं। चूबाई निंग रोंगरोंग, ज़ुज़ुकिंग और डुगुयान के पास गया। निंग रोंगरोंग ने पूछा, चूबाई, क्या अब तक उनकी ताकत भी हमारे जैसे दायरे में बढ़ गई होगी? चूबाई ने आंखें घुमाई। श्रेक लगभग खत्म हो चुका था। बाकी सब छोड़ दें तो माँ होंगजुन अकेला लगभग अपंग था। कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर खोने के बाद वो अंततः अपनी ही दुष्ट फीनिक्स आग से मारा जाएगा। दाइमोबाई की बात करें तो वो अब ज्यादा से ज्यादा 40वें रैंक पर था। तांगसान के बारे में वो यकीन नहीं था, लेकिन वो शायद अभी भी एक जोकर था। आखिरकार इस बार अमर जड़ी बूटियों और बर्फाग येनयांग के बिना देखते हैं कि उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास कैसे उछलेगी। चूबाई की तरफ निंग रोंगरोंग और ज़ुज़ुकिंग, जिनकी आत्मिक शक्ति कम थी, दोनों ही 43वें स्थान पर पहुंच गए थे। लेकिन अंत में डुगुयान चूबाई के साथ नहीं गई। आखिरकार उसकी आत्मा अभी अभी विकसित हुई थी और डुगुबो ने भी सुझाव दिया था कि वो किसी अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए साधना जारी रखने के लिए आत्मा भवन में ही रहे। चूबाई को कोई आपत्ति नहीं थी। बीबी डोंग का अभिवादन करके चूबाई निंग रोंगरोंग और ज़ुज़ुकिंग को स्वर्गडू साम्राज्य ले जाने के लिए तैयार हो गया। बीबी डोंग ने फिर भी अविभाज्य युगुआन और गुइमेई को हर समय चूबाई की रक्षा करने के लिए चुना, क्योंकि वो तांगहाओ के बारे में चिंतित थी। कुछ समय की यात्रा के बाद तीनों स्वर्गडू साम्राज्य पहुंच गए, लेकिन वो सीधे स्वर्गडू शहर नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने सुओतो शहर को चुना, जो ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि कहानी के अनुसार उन लोगों को अब आत्मा द्वंद अखाड़े में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए थी। वो ग्रांडमास्टर तो बस एक जांघू बैडलक ठग है और वो अत्यंत पाखंडी है। निंग रोंगरोंग पूरे रास्ते ग्रैंडमास्टर की कई कमियों की शिकायत करता रहा। हालांकि ज़ुज़ुकिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब निंग रोंगरोंग ने कुछ जरूरी बातें कहीं तो उसने सहमति में सिर हिला दिया। वो तो बस एक जांघू बैडलक ठग है। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि जब वो देखेगा कि तुम्हारे दोनों चौथे स्पिरिट रिंग 10,000 साल की स्पिरिट रिंगे हैं, तो वो फिर से चिल्लाने लगेगा? जब भी यू श्याओकांग का जिक्र होता है, चूबाई को सिरदर्द होने लगता है। उसने इतना बेशर्म इंसान पहले कभी नहीं देखा था।
लेकिन यू शियाओकांग तो अब एक हाथ खो चुका है, तो शायद अब उसका व्यवहार ज्यादा अच्छा होगा। ज़ुज़ुकिंग ने कहा, तुम अभी भी उनके प्रति बहुत दयालु हो। अगर मेरे पास तुम्हारी ताकत होती, लेकिन मैं ऐसे लोगों के समूह से मिलती जो लगातार परेशान करते रहते, तो मैं उन सबको मार डालती। चुगाई ने कंधे उचकाए और सहमति में कहा, तुम कह रही हो, लेकिन चूंकि मेरे पास आखिरकार एक जोकर है जिससे मैं अपना मनोरंजन कर सकता हूं, तो क्यों ना उसे रख लूं। वो कोई उपद्रव नहीं कर पाएगा। अब तुम दोनों आत्मापूर्वज हैं। श्रेक के सदस्यों से सीधी लड़ाई में तुम्हारा सामना नहीं होगा। निंग रोंगरोंग ने उलझन में पूछा, क्यों? तुम्हारी ताकत के साथ तुम केवल रैंक 40 की आत्माद्वंद प्रतियोगिताओं में ही भाग ले सकते हो। जाहिर है श्रेक के पास अभी रैंक 40 पर कोई नहीं है, जब तक कि तुम अपनी आत्माशक में रैंक को छुपा ना लो। लेकिन आत्मा के छल्ले नकली नहीं हो सकते। चुबाई थोड़ा असहाय था, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। चलो पहले जाकर देखते हैं। दरअसल एक और तरीका भी है। ज़ुज़ुकिंग अचानक बोल पड़ी। चुबाई ने उत्सुकता से देखा। मैंने सुआतो शहर में राहगीरों को पहले ये कहते सुना था कि सुआतो शहर के महान आत्मा अखाड़े में हमेशा एक खास तरह की प्रतियोगिता होती रही है, फ्री फॉर ऑल। ज़ुज़ुकिंग ने धीरे से कहा। फ्री फॉर ऑल? चुबाई और निंगरोंगरोंग ज़ुज़ुकिंग का मतलब ठीक से नहीं समझ पाए। ज़ुज़ुकिंग ने समझाया, फ्री फॉर ऑल एक तरीका है। ज़ुज़ुकिंग ने समझाया, फ्री फॉर ऑल एक बेहद क्रूर अखाड़ा वार है। फ्री फॉर ऑल में 20 लोग भाग लेते हैं, जिसमें रैंक 30 से रैंक 45 तक की ताकत की आवश्यकता होती है। आखिरी व्यक्ति जो बचता है वो विजेता बनता है और उसे अच्छे इनाम मिलते हैं। ज़ुज़ुकिंग की व्याख्या सुनकर चुबाई और भी अवाक रह गया। ये प्रतियोगिता मेरे जैसे आत्माराजा दिग्गजों के साथ भेदभाव करती है। चुबाई ने आहब भरी और ऐसा लग रहा था कि उसे लड़ना ही नहीं था। अगर वो आमने सामने की लड़ाई में भी हिस्सा लेता तो भी उसका प्रतिद्वंद भी एक स्पिरिट किंग होता। ये बिल्कुल बेकार था। उसकी मौजूदा ताकत के साथ स्पिरिट किंग को तुरंत मार डालना कोई समस्या नहीं थी। हे, ऐसे में ज़ुज़ुकिंग और मुझे इसे संभालने दो। निंग रोंगरोंग हैसा। फिर तीनों ग्रेट स्पिरिट एरिना पहुंचे। वहां उत्साह से भरी चीखें गूंज रही थी। चुबाई ने थोड़ा मुंह बनाया, मानो उसे ऐसा माहौल पसंद न हो। बाद में निंग रोंगरोंग और ज़ुज़ुकिंग दोनों ने प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करा लिया। जैसे ही वो मुड़े, उन्हें पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, ज़ुज़ुकिंग, यहीं रुक जाओ। ज़ुज़ुकिंग की आंखों में एक ठंडी झलक आई। वो धीरे से मुड़ी, अपने पीछे दाइमुबाई को देखा और बोली, कुछ गड़बड़ है? तुम इस आदमी के साथ क्यों हो? दाइमुबाई ने चुबाई की ओर इशारा किया, फिर ज़ुज़ुकिंग की ओर और बोला। अध्याय का अंत। अध्याय 59। यू शियाओगांग गुस्से से बेहोश हो गया। चुबाई ने देखा कि तांगसान, मा होंगजुन और ऑस्कर दाइमुबाई के पीछे थे। दाइमुबाई, तांगसान और ऑस्कर तीनों ही ताकत के मामले में स्पिरिट एल्डर थे। मा होंगजुन की बात करें तो वो 20 साल की उम्र में भी स्पिरिट ग्रैंड मास्टर थे। चुबाई ने ये देखकर कि उसका सामना इतनी जल्दी इस समूह से हो गया है, बेबसी से आ भरी मुसीबत दस्तक दे रही है। तांगसान के पीछे चुबाई ने किसी को देखा। ये साफ तौर पर यू शियाओगांग था, लेकिन इस समय जब यू शियाओगांग ने उसे देखा तो उसकी आंखें आक्रोश से भर गईं। शायद ये नफरत उसकी खाली आस्तीन से उपजी थी। ओह, क्या ये ग्रैंड मास्टर नहीं है? कुछ दिन हो गए हैं। तुम एक हाथ वाले तलवारबाज का कॉस्प्ले क्यों कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने अपने स्पिरिट सिद्धांत को छोड़ दिया है और मार्शल फॉरेस्ट विशेषज्ञ बनने का फैसला कर लिया है? चुबाई हंसे बिना नहीं रह सका। निंग रोंगरोंग और ज़ुज़ुकिंग ने भी ये सुनकर अपनी हंसी रोक ली। तुम? ग्रैंड मास्टर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। टांगसान का चेहरा ठंडा था, उसकी आंखों में ठंडक साफ दिखाई दे रही थी और उसकी आस्तीन में छिपे हुए हथियार पहले से ही हरकत कर रहे थे। क्या तुम श्रेक वालों के पास कोई नहीं बचा है? तुम सिर्फ 4 ही क्यों हो? एक टीम मैच में 4 लोग कैसे हिस्सा ले सकते हैं? चुबाई ने चारों ओर देखा। सचमुच वहां सिर्फ 4 लोग थे। क्या तुम ग्रैंड मास्टर से कहो कि वो मुझसे भीख मांगे और हम तीनों तुम्हारे साथ शामिल हो जाएंगे? मैं तुम्हें पीक मैच खेलने ले जाऊंगा, कैसा रहेगा? चुबाई के बार बार मजाक उड़ाने पर तांगसान खुद को रोक नहीं सका। एक ठंडी रोशनी निकली जो सीधे चुबाई के चेहरे पर पड़ी। हालांकि चुबाई को छूने से पहले ही छिपा हुआ हथियार हवा में ही रहस्यमय तरीके से टूट गया। छोटे सान, शांत हो जाओ, ये कोई प्रतियोगिता का मैदान नहीं है। ग्रैंड मास्टर को भी डर था कि तांगसान यहाँ किसी की जान ले लेगा। तांगसान के जल्दी से शांत होने के बाद उसने चुबाई की तरफ देखा और पूछा, शियाओवू कहाँ है? तुमने शियाओवू के साथ क्या किया? शियाओवू? मैंने उसे मसालेदार खरगोश का सिर बना दिया। क्या? तांगसान की आंखें तुरंत लाल हो गई और उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो जानबूझकर तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंड मास्टर ने अपने बचे हुए हाथ से तांगसान के कंधे को जोर से दबाया, लेकिन क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति केवल 29वीं रैंक की थी, इसलिए वो तांगसान को, जो 30वीं रैंक से ऊपर थी, पकड़ नहीं सका।
झू किंग, क्या ये इसी आदमी की वजह से तुमने मुझे छोड़ा है? दाई मुबाई ने धीमी आवाज में पूछा। ये सुनकर झू किंग हंसे बिना नहीं रह सकी। दाई मुबाई, मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। झू किंग बोलने के बाद वो मुड़ी और चली गई। तुरंत रुक जाओ, दाई मुबाई ने लगभग आज्ञाकारी स्वर में दहाड़ते हुए कहा। झू किंग का शक्तिशाली आभा मंडल तुरंत फूट पड़ा और एक बेहद खतरनाक दबाव ने दाई मुबाई को घेर लिया, जिसने तुरंत अपना भाव बदल लिया और अब चेतन रूप से दबाव कम करने के लिए पीछे हट गया। दाई मुबाई, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये स्टारलो राज्य है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिसे चाहो हुक्म चला सकते हो? तुम सचमुच कुछ भी नहीं हो। झू किंग ने ठंडी आंखों से दाई मुबाई को देखा। अगर तुम्हारे पास कोई क्षमता होती तो तुम मुझे मंच पर हराना पसंद करते, ना कि यहाँ खुद को बेवकूफ़ बनाते। ठीक है झू किंग, बस तुम मेरा इंतजार करो। दाई मुबाई ने अपनी पीठ सीधी की। फिर मैं तुम्हें मंच पर देखूंगा। झू किंग मुस्कुराई। ऐसे में मैं तुम्हें फ्री फॉर ऑल अखाड़े में परीक्षा करूंगी। अच्छा होगा कि तुम सब एक साथ आओ। झू किंग, तुम अभी बहुत अच्छी थी। निंग रोंग रोंग ने झू किंग को अंगूठा दिखाया। तुमने उन्हें अच्छे से उकसाया। ऐसे में फ्री फॉर ऑल अखाड़े में जाकर तैयारी करो। चाहे वे आने की हिम्मत करें या ना करें, तुम्हें अपनी हाल ही में आसमान छूती ताकत के साथ तालमेल बिठाने के लिए ऐसे मुकाबलों का इस्तेमाल करना होगा। फिर चूबाई दर्शक दीर्घा की तरफ चल पड़ा। फ्री फॉर ऑल अखाड़े में ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि आम लोग ऐसे विकृत अखाड़े मैच में हिस्सा नहीं लेते। आखिरकार एक मंच पर 20 लोग। अगर तुम लोगों का गुस्सा भड़का दो और तुम पर एक दर्जन लोग हमला कर दें, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। तो इस प्रतियोगिता का ये रूप अब धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच अपने मतभेदों को सुलझाने का एक मंच बनता जा रहा था। सोल ड्यूलिंग अरीना के आयोजकों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया और उनकी आमदनी भी हुई, तो क्यों ना हो। शायद जब तक पैसा मौजूद रहे, एक स्पिरिट किंग भी ऊपर जा सकता था। बॉस डाई, क्या तुम सचमुच उस फ्री फॉर ऑल में भाग लेने वाले हो? तुम्हें कई स्पिरिट मास्टर से गिरा जाना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि जू किंग में क्या क्षमताएं हैं। जब वो श्रीक छोड़ा था तब भी वो स्पिरिट एल्डर नहीं थी। अब अपनी सारी प्रतिभा के बावजूद वो अब भी स्पिरिट एल्डर है। क्या मैं उससे डरूंगा? दाई मुबाई ने ठंडी सांस ली। बॉस डाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, माँ होंगजुन ने आगे बढ़कर कहा। निंग रोंग रोंग और झू किंग इतने कृतज्ञ हैं, हम उनके प्रति बिल्कुल भी विनम्र नहीं हो सकते। वाह फैटी, तुम सचमुच वफादार हो। मैंने पहले ही देख लिया है कि उस आज़ाद क्षेत्र में भी आत्मिक शक्ति की पाबंदियां हैं। चूबाई की ताकत के चलते वो शायद हिस्सा नहीं ले पाएगा। सिर्फ झू किंग और निंग रोंग रोंग, मैं अकेला ही उन दोनों का ख्याल रख सकता हूँ। दाईबोबाई ने ठंडी मुस्कान दी और बगल में माँ होंगजुन ने फिर आग भड़काई। बॉस दाई, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि उन दोनों को ही मार गिराया जाए और उन्हें ले जाया जाए। मैं इस निंग रोंग रोंग को बहुत समय से चाहता हूँ। तो क्या हुआ अगर वो 7 खजाने वाले ग्ले स्टाइल स्कूल से है? जब मैं काम पूरा कर लूंगा तो मैं बहुत दूर उड़ जाऊंगा और 7 खजाने वाला ग्ले स्टाइल स्कूल भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। दाईमोबाई चुप रहा, फिर उसके मुंह पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। चूंकि वो कृतज्ञ है, इसलिए मुझे बदतमीजी का दोष मत दो। फैटी, तुम और मैं एक साथ खेलेंगे। हाँ हाँ, बढ़िया। माँ होंगजुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। जैसे ही उसने निंग रोंग रोंग और झू किंग के आकर्षक आकृतियों और चेहरों के बारे में सोचा, उसके पेट में दुष्ट की बेकाबू होकर भड़क उठी। ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही कल्पना करना शुरू कर चुका था कि आज रात कितनी शानदार होगी। छोटे सान, उन्हें जाने दो। वो खुला अखाड़ा बहुत खतरनाक है। चूंकि वो पिटना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। यू शियाओगांग आगे बढ़ा और ठंडी सांस ली। दाईमोबाई ने यू शियाओगांग को तिरस्कार से देखा। यू शियाओगांग, मैं सिर्फ तांगसान के चेहरे की वजह से तुम्हारे विरुद्ध नहीं जा रहा हूं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हें एक 29वीं रैंक के निकम्मे को थप्पड़ मारकर मार नहीं सकता? तुम। घाव पर चोट लगने से यू शियाओगांग गुस्से से बेहोश हो गया और तांगसान के लगातार उसके फिल्ट्रम पर चुटकी काटने के बाद ही उसकी नींद खुली। आज़ादी का अखाड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, वहां ज्यादा लोग नहीं थे। सिर्फ झू किंग और निंग रोंग रोंग थी। और जल्द ही दाईमोबाई और माँ होंगजुन मंच पर प्रकट हो गए। ये देख करके वहां सिर्फ झू किंग और निंग रोंग रोंग ही हैं, तो दाईमोबाई और माँ होंगजुन दोनों की आंखों में लालच झलक रहा था और उनकी दुष्ट की पहले से ही जागृत हो रही थी। झू किंग, मैं तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर दिखाऊंगा। दाईमोबाई दहाड़ा। उसकी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और उसका पूरा आभा मंडल तुरंत प्रबल हो गया। माँ होंगजुन ने भी अपनी आत्मा छोड़ी और उन दोनों का आभा मंडल प्रकट हुआ। हालांकि झू किंग और निंग रोंग रोंग ने दाईमोबाई को बहुत घृणा से देखा। फिर जैसे ही झू किंग और निंग रोंग रोंग के 2 पीले, एक पर्पल और एक काले रंग के आत्मा के छल्ले प्रकट हुए, अखाड़े में तुरंत सन्नाटा छा गया। दर्शकों में तांगसान अवाक रह गया और यू शियाओगांग स्तब्ध रह गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 60। यू शियाओगांग को मरने का रास्ता मिल ही गया है। तांगसान और बाकी लोगों के चेहरों पर हैरानी भरे भाव देखकर चूबाई जोर से हंसा और दूर खड़े यू शियाओगांग से बोला, गांगजी, चिल्लाते रहो। तुम अपने तथाकथित मार्शल सोल कोर थ्योरी के बारे में अब और क्यों नहीं चिल्ला रहे हो?
इस समय यू शियाओगांग झू जूकिंग और निंग रोंगरोंग के पैरों के नीचे काले 10,000 साल के स्पिरिट रिंग्स को घूर रहा था, पूरी तरह से सोच में डूबा हुआ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कोई भ्रम होगा। गांगजी, तुम्हारा सिद्धांत काम नहीं कर रहा है ना? तांगसान तुम्हारे पीछे पीछे लगभग बर्बाद हो गया है। अगर वो मुझे अपना गुरु मानता तो मैं कम से कम उसके लिए 1000 साल का पहला स्पिरिट रिंग तो बनवा ही देता। गांगजी, तुम 1000 साल के स्पिरिट बीस्ट को हराने में नाकाम तो नहीं हो सकते ना? चुबाई उसका मजाक उड़ाता रहा। तुम यू शियाओगांग का चेहरा लाल हो गया, उसकी सांस लगभग रुक गई। तांगसान ने भी जू जूकिंग और निंग रोंगरोंग के 10,000 साल के स्पिरिट रिंग्स को हैरानी से देखा। ये यू शियाओगांग के सिद्धांत का खंडन करता है ना? उनके पास 10,000 साल के स्पिरिट रिंग्स कैसे हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि टीचर का सिद्धांत वाकई गलत हो? तो क्या मैं उनके बहकावे में नहीं आ गया होता? क्या उन्होंने मेरी विकास क्षमता को सीमित नहीं कर दिया होता? नहीं टीचर, ऐसा कभी नहीं करेंगे। जरूर चूबाई ने कोई चाल चली होगी। तांगसान के अपने शब्द उसे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर रहे थे। आखिरकार जू जूकिंग और निंग रोंगरोंग के पास जुड़वा मार्शल सोल नहीं थे, फिर भी उनके चौथे स्पिरिट रिंग्स 10,000 साल के थे। क्या ये हो सकता है कि वो सचमुच यू शियाओगांग के बहकावे में आ गया हो? तो क्या यू शियाओगांग ने पहले ही अपनी नियति तय नहीं कर ली होगी? बॉस डाई, कैसे? हम इससे कैसे लड़े? मा होंगजोन पहले ही डर गया था जब उसने देखा कि निंग रोंगरोंग और झू जूकिंग दोनों ही आत्मा पूर्वज हैं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय पहले तक निंग रोंगरोंग और झू जूकिंग के साधना स्तर उसके जैसे ही थे, लेकिन अब वो अभी भी एक महान आत्मा गुरु था, जबकि वो दोनों आत्मा पूर्वज थे। क्या आत्मा हॉल का व्यवहार इतना अच्छा था? क्या अब भी उसके शामिल होने में बहुत देर नहीं हो गई थी? ये कैसे संभव है? सबसे ज्यादा प्रभावित निस्संदेह दाइमोबाई था। उसने शुरू में सोचा था कि उसकी ताकत हमेशा झू जूकिंग को दबाएगी और उसे उसके साथ न होने का पछतावा जरूर होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो एक विदूषक था। शुरू करते हैं, झू जूकिंग बोली। निंग रोंगरोंग ने सिर हिलाया और उसके 9 खजानों वाले चमकदार शिवाले से रंग बिरंगी रोशनी की धारियां झू जूकिंग के शरीर में गिरी। अगले ही पल झू जूकिंग की आकृति लगभग तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो गई, इतनी तेजी से कि दाइमोबाई और मा होंगजुन की नज़रों में वो एक पल में गायब हो गई। कितनी तेज! स्टैंड में मौजूद तांगसान ने तुरंत अपनी बैंगनी दानव आंख एक्टिव कर ली और झू जूकिंग की आकृति की एक झलक मुश्किल से देख पाई। हालांकि अखाड़े में दाइमोबाई और मा होंगजुन मुश्किल में थे। पहली आत्मिक क्षमता सफ़ेद बाघ शरीर अवरोध, तीसरी आत्मिक क्षमता सफ़ेद बाघ वज्र परिवर्तन। दाइमोबाई ने खतरे को साफ तौर पर भांप लिया और एक साथ अपनी पहली और तीसरी आत्मिक क्षमताओं का प्रयोग किया। इससे उस समय उनकी आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी। अपने आसपास झू जूकिंग की छवि को भांपते हुए दाइमोबाई ने तेजी से अपने विशाल बाघ के पंजों से हमला किया, जिससे एक तूफान सा आ गया। धमाका! बाघ के पंजे जमीन पर तो लगे, लेकिन झू जूकिंग को नहीं लगे। इस बीच मा होंगजुन तेजी से निंग रोंगरोंग की ओर बढ़ा। भले ही निंग रोंगरोंग एक आत्मा पूर्वज थी, फिर भी वो मा होंगजुन उसे हराने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। आखिरकार एक सहायक प्रकार के पास क्या युद्ध क्षमता हो सकती है? मा होंगजुन को अपनी ओर आते देखकर निंग रोंगरोंग शांत रही। अपने पैरों की हल्की सी हरकत से उसने शालीनता से उसके हमले को चकमा दे दिया। मा होंगजुन चूक गया। निंग रोंगरोंग मंद मंद मुस्कुराई। हालांकि उसके पास कोई युद्ध क्षमता नहीं थी, लेकिन इस दौरान दिव्य क्षेत्र में उसके प्रशिक्षण ने उसकी शारीरिक क्षमता में काफ़ी सुधार किया था। इसलिए मा होंगजुन जैसे मोटे आदमी के हमलों से बचना उसके लिए अब भी आसान था। चौथी आत्मिक क्षमता पाताललोक भेदक। झू जूकिंग की ठंडी आवाज़ गूंजी। उसके शरीर पर 10,000 साल का आत्मावलय काले प्रकाश से फूट पड़ा और उसके भीतर की शक्तिशाली आत्मिक शक्ति इस क्षण पूरी तरह से उसके हाथों में समा गई। उसने दाइमोबाई पर कोई दया नहीं दिखाई और शुरू से ही अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर दिया। दूसरी आत्मिक क्षमता सफ़ेद बाघ की भयानक प्रकाश तरंग। दाइमोबाई के चेहरे पर घबराहट के भाव उभरे और उसने जल्दी से अपनी सफ़ेद बाघ की भयानक प्रकाश तरंग छोड़ दी। हालांकि जैसे ही उसने झू जूकिंग को छुआ, उसकी हथेलियों से निकलने वाली काली रोशनी ने उसे चीर दिया। अगले ही पल झू जूकिंग के शरीर पर प्रतिबिंबों का विस्फोट हुआ। उसके शक्तिशाली हमले ने तुरंत दाइमोबाई की रक्षा को भेद दिया और उसके अत्यंत तीखे पंजों ने दाइमोबाई की बाजू के मांस को चीर दिया। त्वचा और मांस पीछे की ओर लुढ़क गए, बेहद भयानक लग रहे थे। आह!
दाई मोबाई चीठा और वार से उड़ गया। ये साफ था कि अगर झूझू किंग ने दाई मोबाई का गला घोंट दिया होता तो अब तक उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता। दाई मोबाई ने झूझू किंग को गुस्से से घूरा, लेकिन उसने उसे मंच से नीचे गिरा दिया। झूझू किंग तुरंत ही आगे बढ़ी और मा होंगजुन का सामना किया। बिना किसी सस्पेंस के मा होंगजुन तुरंत मारा गया और गिर पड़ा। झू किंग, तुम कमाल हो। निंग रोंगरोंग ने अपनी मार्शल आत्मा को वापस खींच लिया और आगे बढ़कर कहा। फिर दोनों अखाड़े से बाहर निकले और चूबाई के पास गए। चूबाई खड़ी हुई और उन पर मुस्कुराई। शानदार लड़ाई लड़ी, चलो। चूबाई दूर से तांगसान पर जोर से हंसा। छोटे बदमाश, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने बगल में बैठे यू शियाओगांग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों के पास 10,000 साल के चौथे स्पिरिट रिंग्स हो सकते हैं, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं तांगसान? ये यू शियाओगांग तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारा नीला घास तो पहले ही बेकार हो गया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारे नीले घास पर 1,00,000 साल का पहला स्पिरिट रिंग लगा देता। ये कहकर चूबाई और दोनों लड़कियां वहां से चले गई, जबकि तांग सान का चेहरा पीला पड़ गया। अरे, मुझे जल्दी से तांग संप्रदाय के वो शक्तिशाली छिपे हुए हथियार बनाने होंगे, तभी मुझे चूबाई को मारने का मौका मिलेगा। तांग सान ने मन ही मन सोचा। चू भाई, तुमने तांगसान से ये बातें क्यों कही? क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो यू शियाओगांग के बहकावे में आ जाता? निंग रोंगरोंग ने उत्सुकता से पूछा। तांगसान एक विशिष्ट अहंकारी है, मैंने उसे बस याद दिलाया था। इससे उसके दिल में एक बीज बो देगा, जिससे उसे विश्वास हो जाएगा कि यू शियाओगांग की अज्ञानता ने वास्तव में उसकी साधना की प्रगति को धीमा कर दिया था। तब तक, जैसा कि वो कहेगा, यू शियाओगांग ने पहले ही अपना विनाश तय कर लिया होगा। चूबाई खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठीक है, चलो सोने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। इन शब्दों पर सन्नाटा छा गया। निंग रोंगरोंग और जूजू किंग ने अजीब भावों से चूबाई को देखा। क्या सोना है? तुम दोनों सो सकते हो या नहीं, जैसा तुम चाहो। चूबाई ने उनके भाव देखे और समझ गया कि उन्होंने गलतफहमी जताई है। क्या ये हो सकता है कि तुम दोनों मेरे साथ सोना चाहते हो? मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है। चूबाई, तुम मौत को न्योता दे रहे हो, निंग रोंगरोंग ने कहा और उसकी मुट्ठियां पहले ही उसकी ओर उड़ रही थी। श्रेक अकेडमी। फ्लैंडर, हम ऐसे नहीं चल सकते। हमें यहाँ से निकलकर जल्दी से दूसरी अकेडमियों में जाकर श्रेक 7 डेविल्स टीम के सदस्यों की संख्या पूरी करनी होगी, वरना हम प्रतियोगिता के लिए भी योग्य नहीं हो पाएंगे, यू शियाओगांग ने फ्लैंडर से कहा। अध्याय का अंत। अध्याय 61। तांग हाउ से फिर मुलाकात। रात में जब चूबाई अपने कमरे में लौटा तो उसने युगवान और गुईमेई को अंदर आते देखा। संत, हम आपको कुछ बताने आए हैं। ओ, क्या बात है? चूबाई ने उत्सुकता से पूछा। अभी अभी सुओतो शहर में हमें लोगों का एक समूह मिला। उनमें से एक के पास स्पष्ट रूप से उपाधि प्राप्त डूलो जैसी शक्ति थी, और मुझे लगता है कि आप उसे जानते होंगे। वो क्लियस्काय संप्रदाय का 7वां बुजुर्ग है, युगवान ने कहा। क्लियस्काय संप्रदाय है ना? क्या उन्होंने तांगहाओ का पता लगा लिया है? चूबाई की दिलचस्पी बढ़ी। लगता तो यही है संत, क्या हमें उनका पीछा करके देखना चाहिए? हाँ, तांगहाओ से छुटकारा पाने का ये एक बेहतरीन मौका है। चूबाई ने सोच समझकर सिर हिलाया। ठीक है, चलो मस्ती में शामिल होते हैं। मैंने तांगहाओ के लिए भी एक सरप्राइज तैयार किया है। मुझे यकीन है कि उसे मेरा ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। ये कहकर चूबाई और दोनों बुजुर्ग होटल के कमरे से बाहर निकल गए। रात काफी हो चुकी थी। एक छुपकर चूबाई के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। मंद रोशनी में ये साफ था कि वो निंग रोंगरोंग है। निंग रोंगरोंग ने चारों ओर देखा, मानो ये पुष्टि कर रही हो कि आसपास कोई नहीं है, फिर चुपचाप चूबाई का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई संकल्प ले लिया हो। जैसे ही निंग रोंगरोंग का हाथ दरवाजे के हैंडल पर टिका, उसे अचानक एक और हाथ का एहसास हुआ। मंद रोशनी में निंग रोंगरोंग और जू झूचिंग ने ऊपर देखा और एक दूसरे की शर्मिंदा नज़रों से मिले। इस समय उनमें से कोई भी ये कैसे नहीं समझ सकता था कि दूसरा वहाँ क्यों है। उन्होंने एक साथ अपने हाथ पीछे खींच लिए, मानो बिजली का झटका लगा हो, और फिर जल्दी से अपने अपने कमरों में भाग गए। दरवाजे बंद करने के बाद आखिरकार उनकी धड़कनें तेज हो गईं और गाल जलने लगे। जरूर जूचिंग के मन में भी चूबाई के लिए भावनाएं हैं। निंग रोंगरोंग को एक गहरा संकट महसूस हुआ, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ, रुको, मैं भागी क्यों? अगर जूचिंग वापस जाने का मौका ले ले तो क्या होगा? क्या वो वहाँ पहले नहीं पहुँच जाएगी? मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। महाराज ने मुझे पहले सेंट स्पिरिट विलेज में तांगसान और तांगहाओ की जांच करने के लिए यहाँ भेजा था। एक अपरिचित वातावरण में पहुंचकर युगवान ने कहा, तांगहाओ यहाँ छुपेगा? गुईमेई ने कुछ अविश्वास से कहा। आहायिन नामक एक 1,00,000 वर्षीय आत्मा राक्षस ने तांगहाओ के लिए खुद का बलिदान करने के बाद एक बीज पीछे छोड़ा था। तांगहाओ ने शायद उस बीज को पासी में बोया था, इसलिए वो भी आमतौर पर यहीं छिपता है, चूबाई ने समझाया।
ये तांगहाओ सचमुच एक प्रेम रोगी मूर्ख है। मैंने लोगों को फूल और घास लगाते देखा है, लेकिन पहली बार किसी को अपनी पत्नी लगाते देखा। गुइमेई हंसी। हालांकि तांगहाओ को शायद मौका ना मिले। अगर वो अपनी पत्नी को दोबारा लगा भी दे तो उसे 1000 साल लगेंगे, और उसके टाइटल डूलो जीवन काल को देखते हुए शायद तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। युगवान ने सिर हिलाया। तो मैं अभी जाकर उसकी पत्नी उसके लिए निकाल लाता हूँ। चूबाई थोड़ा मुस्कुराया। युगवान और गुइमेई ने एक दूसरे को देखा। उनके हावभाव अजीब थे। हो सकता है उनके संत के कुछ अजीब शौक हों, लेकिन ये सोचकर कि ये तांगहाओ की पत्नी है, दोनों को राहत मिली। धिकार है, ये बहुत रोमांचक था, बहुत विकृत। अगर आहायिन को पता होता कि तांगहाओ इतना घिनौना इंसान है, तो क्या वो अब भी उससे प्यार करती? चूबाई ने मन ही मन सोचा। इसके अलावा वो हमेशा से ये मानता था कि तांगहाओ और आहायिन के बेटे की आत्मा पर वर्तमान तांगसान का कब्जा हो गया है, और इसीलिए तांगसान के अंदर ब्लू सिल्वर सम्राट वंश क्यों था, ये समझा जा सकता है। क्योंकि आत्मा तो बदल गई थी, लेकिन शरीर तो बना रहा। अगर आत्मा ही नहीं है तो उसे अब भी उसका अपना बेटा कैसे माना जा सकता है? बस आहायिन को ये बात पता नहीं है। चूबाई ने अपने होंठ से कोड़े। उसे ये बात कुछ मज़ेदार लगी। मुझे तो ये भी लगता है कि असली तांगसान की मृत्यु तांगहाओ और कियन जूनजी के बीच हुई लड़ाई के दौरान हुई शक्ति तरंगों से हुई थी। चूबाई और दोनों बुजुर्ग एक बेहद खूबसूरत जगह पर पहुंचे। आगे से उतार चढ़ाव की लहरें उठ रही थीं। उतार चढ़ाव के बाद वे आगे आकाश में दो आकृतियों को एक दूसरे से भिड़ते देख सकते थे। तांगहाओ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। 7वें एल्डर ने अपना क्लियर स्काई हैमर पकड़ा और तांगहाओ से ठंडे स्वर में कहा। कोई भी उसकी आत्मिक शक्ति को अपने अंदर उमड़ते हुए देख सकता था, मानो वो अगले ही पल तांगहाओ के साथ भीषण युद्ध में उतरने वाला हो। तांगहाओ, तुम यहाँ कैसे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद तुम भी एक उपाधि प्राप्त डूलो बन गए हो। क्लियर स्काई संप्रदाय के किसी व्यक्ति को फिर से देखकर तांगहाओ को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। साथ ही वो खुश भी था, क्योंकि 7वें एल्डर के उपाधि प्राप्त डूलो बनने का मतलब था कि क्लियर स्काई संप्रदाय की समग्र शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। हाँ, ये आदमी तो संप्रदाय का पूरा गुलाम है। चूबाई को चवाक रह गया। तांगहाओ, हमने सुना है कि स्पिरिट हॉल ने तुम्हारे खिलाफ एक चाल चली है। 7वें एल्डर ने अचानक पूछा। तांगहाओ स्तब्ध रह गया। फिर लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। कैसा हो सकता है कि क्लियर स्काई संप्रदाय उसकी मदद करने आया था? 7वें एल्डर, वो स्पिरिट हॉल मेरे बेटे पर हमला करने के लिए घृणित और बेशरम है। लेकिन आपको ये खबर कैसे मिली? क्या क्लियर स्काई संप्रदाय एकांत में चला गया था? कैसा हो सकता है कि वो संप्रदाय फिर से उभर आया हो? तांगहाओ बोलते बोलते और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। इससे पता चलता था कि क्लियर स्काई संप्रदाय अब भी उसकी परवाह करता है। चूबाई की जिम्मी हिरदा लिया। चूबाई, जो किनारे से ये तमाशा देख रहा था, बिल्कुल अवाक रह गया। तांगहाओ का सकारात्मक जवाब पाकर 7वें एल्डर का दिखावा करना बंद कर दिया। तांगहाओ, तुम्हारी अब भी ऐसे कहने की हिम्मत है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से क्लियर स्काई संप्रदाय को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है? 7वें एल्डर के अचानक बदले चेहरे से तांगहाओ पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। तांगहाओ, उस समय जो हुआ वो वास्तव में मेरी गलती थी तांगहाओ, क्योंकि मैंने संप्रदाय को निराश किया था। लेकिन अगर मुझे दोबारा ऐसा करने का मौका मिले तो मैं फिर भी वही करूंगा। तांगहाओ को लगा कि 7वें एल्डर अब भी अतीत की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। अतीत? तुम्हारे साथ अतीत की बात कौन कर रहा है? अगर तुमने बीबी डोंग के शिष्य को घायल नहीं किया होता तो वो मेरे क्लियर स्काई संप्रदाय के प्रवेश द्वार को अवरोध करने के लिए उपाधि प्राप्त डूलों का एक समूह को कैसे लेकर आती? 7वें एल्डर ने गहरी आवाज में चिल्लाया। क्या? तांगहाओ को यकीन नहीं हुआ। बीबी डोंग वाकई क्लियर स्काई संप्रदाय में लोगों को लेकर आई थी? धिक्कार है स्पिरिट हॉल। अगर कुछ है तो मुझ पर हमला करो तांगहाओ। मैं अब क्लियर स्काई संप्रदाय का सदस्य नहीं हूं, तो क्लियर स्काई संप्रदाय का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत? तांगहाओ दहाड़ा। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। कुछ दूरी पर चूबाई ने सिर हिलाया। मुझे नहीं आना चाहिए था। क्या मैं यहाँ कोई जोकर का तमाशा देखने आया था? लेकिन चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं आहायन को ले जाऊंगा। व्यवस्था ने मुझे अभी अभी विस्मृति का जल दिया है, और तांगहाओ जैसे कूड़े के साथ रहना तो बस कष्ट सहना है। चूबाई के पास पहले से ही एक योजना थी। व्यवस्था द्वारा दिया गया विस्मृति का जल स्वाभाविक रूप से आहायिन के लिए सबसे उपयुक्त था। जब तांगहाओ को पता चलेगा कि आहायिन अब उसे नहीं पहचानती, तो कौन जाने उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। शायद वो इतना क्रोधित हो जाएगा कि आत्महत्या कर लेगा। बुजुर्गों, इस बार आप दोनों को कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। चूबाई के बोलते ही उसकी आकृति रात में गायब हो गई। अंधेरे की आड़ में वो जल्दी से तांगहाओ और बाकी लोगों के पास पहुंचा। अध्याय का अंत।